हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक नए चैप्टर के बारे में, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। उसके अंदर हम लोगों ने टाइप ऑफ रिएक्शंस, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस देख लिए हैं, जिसमें जो जरूरत है वो दोनों मैंने डिस्क्राइब करे थे। एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल क्या होता है एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होता है। ओके, ये चैप्टर अलग तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, तो बुक के साथ आप सीक्वेंस में देखोगे तो बिल्कुल वो मैच नहीं होगा। तो अलग तरीके से पढ़ने वाले तो जरा बिल्कुल गौर से अच्छे से इस चैप्टर को समझने का ट्राई करना। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे दैट इज इक्विलिब्रियम इन अ केमिकल प्रोसेस। केमिकल एंड फिजिकल दो तरह के प्रोसेस होते हैं। फिजिकल प्रोसेस के अंदर सिर्फ कोई भी सब्सटेंस की स्टेट चेंज होती है। स्टेट को हम लोग बोल सकते हैं फेज। फेज में सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस कन्वर्जन होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग फिजिकल स्टेट। ओके, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम भी होता है एंड केमिकल इक्विलिब्रियम भी होता है। इस चैप्टर में ज्यादा चैप्टर जिसके ऊपर डिपेंड करता है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम, तो वहां से शुरू करेंगे हम लोग और वो ही इंपॉर्टेंट है, उसी के बारे में सबसे ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन गेन करनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या करना है जरा ध्यान रखना। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम क्या करेंगे, तो एक रिएक्शन लेंगे जिसमें A एंड B दो कंपोनेंट है। यहां पर हो क्या रहा है, तो A to B एक रिएक्शन हो रहा है एंड B to A एक और रिएक्शन हो रहा है। देखो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगेन आपको बता दूं कि इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि हम लोग एक तो इस एरो से रिप्रेजेंट करें, दोनों डायरेक्शन में एरो लगा दे, हाफ एरो, फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, या फिर हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं फुल एरो से, या फिर हम एक सिंगल एरो कर ले और दोनों तरफ ऐसे एरो को कंप्लीट करवा लें, राइट। तो इसमें से कोई भी तरह से आप इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर सकते हो, इससे कोई इसका मीनिंग चेंज नहीं होता है। ये तीनों में से कोई भी तरीके से हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहां पर देखो A एंड B, A रिएक्टेंट है एंड B क्या है, प्रोडक्ट। मान के चलो मैं A को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, A के मॉलिक्यूल यहां पर है एंड B के मॉलिक्यूल को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पर मेरे पास B के मॉलिक्यूल भी है एंड A के मॉलिक्यूल भी है। जरूरी नहीं है कि दोनों के मॉलिक्यूल सेम नंबर में हो, दोनों के मॉलिक्यूल डिफरेंट नंबर में भी हो सकते हैं। सेम नंबर है दैट्स ओके, बट डिफरेंट नंबर में है फिर भी इक्विलिब्रियम यहां पर हो सकता है। तो पहले तो दिमाग से ये निकाल दो कि जब भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों की अमाउंट सेम होती है। ये गलत चीज है, ऐसा नहीं होता है। यदि ऐसा हो रहा है तो एक लक बाय चांस या बोल सकते हैं बाय डिफॉल्ट हो रहा है। इतना याद रखो कि इक्विलिब्रियम के अंदर रिएक्टेंट की अमाउंट एंड प्रोडक्ट की अमाउंट कांस्टेंट हो जाती है। कभी भी इक्विलिब्रियम के अंदर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की अमाउंट सेम होनी जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी क्या है, तो वहां पर जरूरी है दोनों की अमाउंट जो है वो कांस्टेंट हो जाए। तो सिमिलरली यहां पर हम अभी तो इक्वल लेके चल रहे हैं, तो यहां पर मेरे पास मैं इसको लिखूं RF और इसको लिखूं मैं RB। अब ये क्या है, R स्टैंड फॉर रेट एंड F स्टैंड फॉर फॉरवर्ड। R स्टैंड फॉर रेट, B स्टैंड फॉर बैकवर्ड। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि RF किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन के रेट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड RB किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पर दो तरीके के डायरेक्शन है बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए रिएक्टेंट A है, तो RF की वैल्यू A के ऊपर डिपेंड करेगी। एंड बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए रिएक्टेंट B है, बिकॉज यहां से इस तरफ आ रहा है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन का जो रेट है वो B के ऊपर डिपेंड करेगा। वो आगे जाके हम देखने वाले, अभी मैं बता दे रहा हूं इससे आपको। अब रेट इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ध्यान रखना rate is directly proportion with the
amount of reactants. Rate is directly proportional with the amount of reactant. अब जरा ध्यान से समझना कि फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन है? A. तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो रेट होगा उसे रिप्रेजेंट करेंगे RF से, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? A के साथ। एंड सिमिलरली बैकवर्ड डायरेक्शन का जो रेट है वो B के साथ। बोलो समझ में आ रहा है? ये क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन है? A। तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मींस मुझे वहां पर A की अमाउंट लेनी है। बैकवर्ड डायरेक्शन का जो रेट है वो भी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर ही डिपेंड करेगा, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कौन होगा? B। वैसे भी प्रोडक्ट है, बट बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए B की वैल्यू जो है वो क्या बोली जाएगी? रिएक्टेंट। तो RB की वैल्यू B के ऊपर डिपेंड करती है, RF की वैल्यू A के ऊपर डिपेंड करती है। अब ये चीज याद रखना बेटा, कुछ चीजें हैं जो इक्विलिब्रियम के लिए आपको याद रखनी बहुत ही जरूरी है। उसमें से पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, व्हेन RF इक्वल विद द RB, RF एंड RB दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो चुका है। व्हेन RF इज इक्वल विद द RB, इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। समझ में आ रहा है पॉइंट? सेकेंड पॉइंट देखो, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट एंड बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कैसा है? सेम है। इसका मतलब यह है कि जितना A B में कन्वर्ट होगा उतना ही B A के अंदर कन्वर्ट होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं रेट आर इक्वल व्हेन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड। रेट आर इक्वल व्हेन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड। तो RF एंड RB ये दोनों की वैल्यू कैसी हो जा रही है? सेम। मींस A जितनी अमाउंट में B में कन्वर्ट हो रहा है, B उतनी ही अमाउंट में A में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये दोनों की वैल्यू कैसी हो जाएगी? सेम। एंड जब सेम हो जाएगी तो उसे बोलेंगे रेट आर इक्वल, राइट? तभी हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो जाता है। एंड थर्ड पॉइंट यहां पर आएगा हमारा, थर्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट में स्टूडेंट ज्यादातर मिस्टेक करते हैं। वो क्या है? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। देखो बेटा, मैंने यहां पर ऐसा नहीं लिखा कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम। मैंने वर्ड क्या यूज किया है? कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब यह हो सकता है कि A का 80% हो एंड B का 20% हो तो भी इक्विलिब्रियम हो सकता है। A का 20% हो, B का 80% हो तो भी इक्विलिब्रियम हो सकता है। इसका 99% हो, इसका 1% हो, फिर भी इक्विलिब्रियम हो सकता है। इसका 99, इसका 1, फिर भी इक्विलिब्रियम हो सकता है। इन शॉर्ट, कोई भी अमाउंट A की हो सकती है, रिमेनिंग अमाउंट B की हो सकती है, दोनों की मिला के 100% होनी चाहिए और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, जब RF एंड RB सेम हो गए, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट एंड बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट सेम हो गया, उसके बाद हम लोग ऐसा बोलेंगे कि अब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट या तो फिर दोनों तरफ के जो कंपोनेंट है वो बिल्कुल कांस्टेंट हो चुके हैं, उनकी अमाउंट कांस्टेंट हो चुकी है। तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में ये कांस्टेंट हो जाएगी। देखो, एक ग्राफ से यदि मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊं तो ग्राफ से हम लोग कुछ इस तरह से बता सकते हैं। मान के चलो ये एक्स एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड वाई एक्सिस जो है वो रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाई एक्सिस के ऊपर रेट है
एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है, टाइम है। अब इनिशियली मान के चलो कि ए एंड बी ये रिएक्शन मुझे करवाना है, तो इनिशियली मेरे पास दोनों होंगे कि कोई एक होगा, कोई एक होगा ना। तो ए एंड बी दोनों में से मेरे पास मान के चलो ए अकेला है, सिर्फ मेरे पास ए अकेला है। अब ए है तो ए रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा एंड अमाउंट ऑफ ए स्लोली स्लोली क्या होगी, डिक्रीज होगी। अमाउंट जब जब डिक्रीज होगी, जैसे कि ये 100% होता है इनिशियली, थोड़े टाइम में इसमें से 20% इधर चला गया तो 100 की जगह क्या हो जाएगा, 80। समझ में आ रहा है? आई रिपीट, ए की वैल्यू इनिशियली 100 है, बी की अमाउंट 0 है, राइट। आफ्टर सम टाइम आप देखोगे तो ये 100% में से 20% इधर चला गया, बी में कन्वर्ट हो गया, तो ए कितना रह गया, 80% और बी कितना रह गया, 20%। अब ये 80% और ये 20%। मुझे एक चीज बताइए, रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर, सही बोला। यदि रेट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है तो मैं दो फॉरवर्ड डायरेक्शन के रेट आपको बताऊं, दो फॉरवर्ड डायरेक्शन के। एक, जब ए की वैल्यू 100% थी तब रेट, और ए की वैल्यू अब 80% हो गई तब रेट, क्या दोनों सेम होंगे कि अलग अलग? बिल्कुल अलग अलग। कैसे बेटा? इनिशियली 100% ए होगा तो उस टाइम पे फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट ज्यादा होगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है तो रेट ज्यादा होगा। अब ए थोड़े टाइम में बी में कन्वर्ट हो गया, बी में कन्वर्ट हो गया तो ए की अमाउंट क्या हो गई, कम। जब अमाउंट ऑफ ए कम हो जाती है तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि यहां पर रेट भी कम हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ ए जैसे जैसे कम होती जाएगी रेट भी उसका कम होता जाएगा। तो इनिशियली रेट सबसे ज्यादा होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन का। अब जैसे जैसे अमाउंट बी में कन्वर्ट होती जाएगी ये रेट क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। मान के चलो यहां तक आ गया, ये है आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट। डाउन कर्व क्यों ड्रॉ किया है मैंने, आपको समझ आ जाना चाहिए कि डाउन कर्व क्यों ड्रॉ किया है। डाउन कर्व इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि अमाउंट कम होने से रेट भी कम हो जाता है। अमाउंट कम रिएक्टेंट का हो रहा है और इसलिए रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट का रेट भी, जो हम बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट भी कम हो रहा है। अब क्या होगा, जैसे जैसे बी की अमाउंट बढ़ती जाएगी अब बी भी ए में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बी भी ए में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा तो इनिशियली बी की अमाउंट क्या थी, 0। इनिशियली तो कोई बी था ही नहीं। अब बी बढ़ रहा है, जैसे जैसे बी बढ़ेगा तो अमाउंट ऑफ बी बढ़ेगी, अमाउंट ऑफ बी बढ़ेगी तो रेट बैकवर्ड डायरेक्शन का क्या होगा, बढ़ेगा। तो बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट इंक्रीज होगा बिकॉज अमाउंट ऑफ बी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कम होगा क्योंकि अमाउंट ऑफ ए क्या हो रहा है, कम हो रहा है। समझ में आया पॉइंट? तो इनिशियली बी 0 था, 0 से 10% बनेगा, फिर 20% बनेगा, फिर 30% बनेगा। स्लोली स्लोली अमाउंट ऑफ बी इंक्रीज होगी। तो इनिशियली तो कोई रेट था नहीं, लेकिन अब बी की अमाउंट बढ़ रही है तो ये रेट भी बढ़ेगा, बढ़ेगा और यहां तक जाएगा। तो ये है मान के चलो आरबी। कहने का मेरा मतलब ये है कि RF इनिशियली सबसे ज्यादा होता है, आफ्टर सम टाइम उसकी वैल्यू कम होती है। RB इनिशियली 0 होता है, अमाउंट बढ़ने से उसकी वैल्यू बढ़ती है। एक टाइम पे दोनों रेट यहां पर मिल गए, दोनों रेट यहां पर मिल गए तो RF इक्वल विद द RB एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होता है तब RF एंड RB की वैल्यू कैसी है, सेम है। तो एट दैट टाइम ये ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये वैल्यू RF एंड RB दोनों की सेम है। तो यहां से ये टाइम को आप मेजर करो तो हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये हमको दे रहा है इक्विलिब्रियम टाइम और ये पॉइंट हमें दे रहा है इक्विलिब्रियम कंडीशन। यहां पर हमें क्या मिल रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल रही है। समझ में आया पॉइंट?
बहुत आसान है, आपको सिर्फ इतना समझना है। देखो ये पहला पॉइंट है, इसमें समझ नहीं आया तो बहुत दिक्कत आने वाली है आपको। समझ लो, शुरुआत में हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट थे, रिएक्टेंट की अमाउंट सबसे ज्यादा थी, तो इसीलिए हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट ज्यादा था। लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन में से रिएक्टेंट के कुछ अमाउंट प्रोडक्ट में भी तो कन्वर्ट होंगे, और रिएक्टेंट की कुछ अमाउंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है तो रिएक्टेंट की वैल्यू कम होगी, रिएक्टेंट की अमाउंट कम होगी तो उसका फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट भी तो कम होगा, क्योंकि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स। तो जब जब अमाउंट कम होती जाएगी रेट भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये पॉइंट को आपको याद रखना है, समझ में आया। एक टाइम पे दोनों का रेट सेम हो जाएगा। यहां पर हम लोग बोल सकते हैं RF एंड RB दोनों की वैल्यू कैसी है बेटा, सेम है, तो इसीलिए हम लोग इसे इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। क्या मैं ऐसा बोलूं कि A एंड B दोनों की अमाउंट सेम होगी जब RF एंड RB सेम? नहीं बोल सकता, क्योंकि हम दावा नहीं कर सकते कि A एंड B की अमाउंट सेम होगी। वो अमाउंट डिफरेंट भी हो सकती है, वो अमाउंट सेम भी हो सकती है, राइट। अब हम लोगों को बात करनी है इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में। इक्विलिब्रियम कंडीशन जब भी होगी तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी उसकी, उस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करनी है जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो जाता है। ओके, आप इसे नोट करिए, फिर मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक समझाता हूं। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है जब केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होता है। बहुत आसान सी कैरेक्टरिस्टिक है, एक एक करके हमें सब समझनी है। सबसे पहले तो आप लोग रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका समझ लो। मैंने यहां पर एक रिएक्शन लिखा है जिसमें अमोनिया का प्रोडक्शन हो रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं हेबर प्रोसेस। आपको नेम पता होना चाहिए इस रिएक्शन का, क्योंकि बहुत फेमस रिएक्शन है। इसे हम लोग बोलते हैं हेबर प्रोसेस। क्या बोलते हैं, हेबर प्रोसेस। अब ये हेबर प्रोसेस है, उसमें डाइनाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ, डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया फॉर्म कर रहा है। जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट है उसे हम बोलेंगे RF, एंड अमोनिया टू रिएक्टेंट जो बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट है उसे हम बोलेंगे RB। तो यहां पर लिख सकते हैं RF इज डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ N2 एंड H2। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या समझा था कि कोई भी इक्विलिब्रियम होता है तो उसमें रेट जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट क्या है, तो RF के लिए रिएक्टेंट कौन है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, एंड RB के लिए रिएक्टेंट कौन है, अमोनिया। तो हम लिख सकते हैं कि RF इज डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ N2 एंड H2 एंड RB इज डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ NH3। देखो, आपको पहले तो ये पहचानने में आना चाहिए कि रिएक्टेंट कौन है किसके लिए। RF के लिए ये रिएक्टेंट है और RB के लिए अमोनिया रिएक्टेंट है। तो RB का रेट जो है, दैट इज RB जो है वो डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ अमोनिया हो जाएगा, एंड RF जो है वो डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहां पर कुछ अमाउंट डाइनाइट्रोजन की एंड डाइहाइड्रोजन की इनिशियली होगी, इनिशियली अमोनिया होगा ही नहीं। आफ्टर सम टाइम, थोड़ा सा आप टाइम दोगे, कंडीशन अप्लाई करोगे, तो डाइनाइट्रोजन डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा। अब जैसे जैसे अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, ये जीरो से कुछ एक्सटेंट तक बढ़ेगा, एंड बढ़ने के बाद ये अमोनिया वापिस डाइहाइड्रोजन एंड डाइनाइट्रोजन में भी कन्वर्ट हो जाएगा। अब RF एंड RB दोनों शुरू हो गए। इनिशियली RF ज्यादा होगा, RB कम होगा, लेकिन हम जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया था कि RB की वैल्यू बढ़ती जाती है, RF की वैल्यू कम होती जाती है, और रास्ते में दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो RF एंड RB इक्वल हो जाएंगे, तब यहां पर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा। अब ऐसा मान के चलते हैं कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो चुका है। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो जाता है तो उसके बाद हमें कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी है। टोटल 6 कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला है डायनेमिक इन नेचर। इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनेमिक होता है नेचर में। मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा।
पहला एक रूटीन एग्जांपल समझ लो। मान के चलो यहां पर आपके पास एक वाटर टैंक है। क्या है? वाटर टैंक। अब वाटर टैंक में यहां पर इस लेवल तक आपने पानी को भर के रख दिया है, इस लेवल तक पानी को भर के रख दिया है, और यहां पर से पानी आप बाहर निकाल रहे हो, लेकिन सेम फोर्स से आप पानी अंदर भी डाल रहे हो। अब मान के चलो आपने ये दोनों को ढक दिया है, मींस ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा, तो वो बंदा तो ऐसा बोलेगा कि पानी में, ये टैंक में कुछ नहीं हो रहा, ये पानी की टैंक में कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसा बोलेगा। यदि उसको नहीं पता है कि यहां पर पानी एंटर हो रहा है और यहां से पानी एग्जिट हो रहा है, जब तक वो देखेगा नहीं उसको तो ऐसा ही लगेगा कि ये रिएक्शन या ये टंकी में कुछ नहीं हो रहा। एक्चुअल में पानी बाहर भी आ रहा है, पानी अंदर भी जा रहा है, लेकिन जितनी अमाउंट में पानी बाहर आ रहा है उतनी ही अमाउंट में पानी जो है वो अंदर भी जा रहा है। एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग ऐसा मान ले कि 1 लीटर पर सेकेंड से बाहर आ रहा है, या 500 ml ले लो, 500 ml पर सेकेंड से बाहर आ रहा है और 500 ml पर सेकेंड से ये अंदर भी जा रहा है, तो हर सेकेंड में 500 ml एंटर हो रहा है, हर सेकेंड में 500 ml बाहर आ रहा है। क्या काम नहीं हो रहा? काम तो हो ही रहा है, लेकिन फिर भी आप इस लाइन को देखोगे, वाटर लेवल को देखोगे, तो ना ही ये इंक्रीज होगा ना ही ये डिक्रीज होगा। मींस काम तो चल रहा है, लेकिन सिर्फ वाटर लेवल को देखोगे तो आप ऐसा बोलोगे कि काम नहीं हो रहा। लेकिन इसे बोलते हैं डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर मींस काम हो रहा है लेकिन दिखता नहीं है कि काम हो रहा है। एग्जैक्टली लाइक दैट ये भी इक्विलिब्रियम डायनेमिक होता है। कैसे? अब जरा ध्यान देना। मान के चलो एक क्लोज वेसल के अंदर एक रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग, और इस रिएक्शन के अंदर मेरे पास डाइनाइट्रोजन है, डाइहाइड्रोजन है, और यहां पर 2 मोल ऑफ अमोनिया बना रहे हैं। अब RF एंड RB ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट है। मान के चलो RF एंड RB सेम हो गया। बेटा RF एंड RB सेम हो जाएगा तो इसका मतलब ऐसा बोलेंगे ना कि डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन जितने अमाउंट में अमोनिया में कन्वर्ट होंगे, अमोनिया उतनी ही अमाउंट में डाइहाइड्रोजन एंड डाइनाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा। तो हम लोग दूसरी तरीके से ऐसा भी बोल सकते हैं कि अमोनिया का प्रपोर्शन भी चेंज नहीं होगा, डाइहाइड्रोजन का प्रपोर्शन या डाइनाइट्रोजन का प्रपोर्शन भी चेंज नहीं होगा। तो यहां पर ना ही नाइट्रोजन हाइड्रोजन का प्रपोर्शन बदलेगा, ना ही अमोनिया का प्रपोर्शन बदलेगा। तो मैंने बोल दिया कि RF एंड RB सेम हो जाएंगे। अब RF एंड RB सेम है तो प्रपोर्शन चेंज नहीं हो रहा, लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये रिएक्शन ही ना होते हो दोनों। एक बार डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन कुछ अमाउंट में रिएक्ट करके अमोनिया में कन्वर्ट हो गए, अब रिएक्शन ही खत्म हो गया या रिएक्शन ही स्टॉप हो गया, तो ना ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है ना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो भी तो अमोनिया एंड डाइहाइड्रोजन एंड डाइनाइट्रोजन की अमाउंट कांस्टेंट हो जाएगी। बात तो सही है। मैं बोलना क्या चाहता हूं, समझ में आ रहा है पॉइंट? एक तो RF एंड RB सेम होगा तो ये दोनों की अमाउंट और ये अमाउंट कांस्टेंट हो जाएगी, जो होगी कांस्टेंट हो जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है बेटा कि डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन अमोनिया में कुछ टाइम तक कन्वर्ट हुए, अब कन्वर्ट होना ही बंद हो गए, एंड अमोनिया इसमें कन्वर्ट होना भी बंद हो गया, तो इसकी अमाउंट और इसकी अमाउंट भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो कांस्टेंट होने के दो तरीके हैं, एक तो RF एंड RB सेम हो जाए तो भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का प्रोपोर्शन कांस्टेंट हो जाएगा, या तो फिर रिएक्शन स्टॉप हो जाए तो भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का प्रोपोर्शन कांस्टेंट हो जाएगा। अब दोनों में से होता क्या है एक्चुअल में? तो होता है ये, रेट दोनों के सेम होते हैं, रिएक्शन तो चल ही रहा है बट हमें दिखता है कि ये बंद हो गया, क्योंकि जितनी अमाउंट में ये दोनों अमोनिया में कन्वर्ट होंगे उतनी ही अमाउंट में अमोनिया ये दोनों में कन्वर्ट होगा। तो हमें लगेगा क्या कि रिएक्शन नहीं हो रहा, एक्चुअल में तो रिएक्शन होता है, लेकिन अमाउंट दोनों की सेम कन्वर्ट हो रही है, तो ना ही रिएक्टेंट का प्रोपोर्शन चेंज होता है ना ही अमोनिया का प्रोपोर्शन चेंज होता है। तो और एक सवाल उठता है आपके दिमाग में
कि सर पता कैसे चले कि ये चल रहा है, डायनेमिक है, वो पता कैसे चले? तो इसके लिए ट्राई कर सकते हैं हम क्या करें, इसमें ड्यूटेरियम ऐड कर दो। अब ड्यूटेरियम भी तो हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ड्यूटेरियम इज ऑल्सो डाइहाइड्रोजन, क्योंकि ये ड्यूटेरियम जो है वो हाइड्रोजन का एक आइसोटोप ही है। यदि रिएक्शन खत्म हो गया है तो D2H2 N2 एंड अमोनिया, इसके अलावा वेसल में और कुछ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली देखा तो यहां पर हमको ND3 भी मिला, यहां पर हमको NDH2 भी मिला, यहां पर हमको ND2H भी मिला, यहां पर हमको ओके, तो ये सारी चीज हमको यहां पर मिली। इवन हमें यहां पर HD भी मिला। ये क्या हुआ बेटा? देखो ड्यूटेरियम भी डाइहाइड्रोजन की तरह ही काम करता है। आपको पता होगा आइसोटॉप में एक पॉइंट मैंने बताया था कि आइसोटॉप्स जो है उनकी केमिकल रिएक्शन तो सेम ही होती है, वो सिर्फ मास में अलग होते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की वजह से उनके केमिकल रिएक्शन सेम होते हैं। तो जो रिएक्शन डाइहाइड्रोजन कर सकता है वही रिएक्शन ड्यूटेरियम भी कर सकता है। तो ड्यूटेरियम एंड डाइहाइड्रोजन दोनों भी आपस में रिएक्ट करके HD बना सकते हैं, एक हाइड्रोजन एक ड्यूटेरियम। दूसरा, यहां पर से डाइनाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने की जगह डाइनाइट्रोजन ड्यूटेरियम के साथ रिएक्ट करके ND3 बना दे, अमोनिया की जगह ND3, इट इज वन टाइप ऑफ अमोनिया। डाइनाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम दोनों के साथ रिएक्ट करें NDH2 मींस एक ड्यूटेरियम एंड दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन हो गए देखो, या फिर दो ड्यूटेरियम एंड वन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करें। तो ये सारी चीजें यहां पर मिली। इसका मतलब ये है कि रिएक्शन तो चल ही रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंड रिवर्स डायरेक्शन में। यदि ये रिएक्शन चल ही नहीं रहा होता या स्टॉप हो गया होता तो ड्यूटेरियम जब हमने ऐड किया तो ड्यूटेरियम वही रहता, ND3 या NDH2 या ND2H ऐसा कुछ नहीं बनाता। दूसरी चीज HD भी नहीं बनता, क्योंकि ये NDH2 वो HD भी बनाता है। समझ में आ रहा है बेटा? कहने का मतलब ये है कि ये नेचर में कैसा होता है, डायनेमिक होता है। ये रिएक्शन चल रहा है, इसलिए डाइनाइट्रोजन डाइहाइड्रोजन के साथ, डाइनाइट्रोजन ड्यूटेरियम के साथ एंड डाइनाइट्रोजन दोनों के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट टाइप के अमोनिया बना रहे हैं। तो ये नेचर में कैसे होते हैं, डायनेमिक होते हैं। जितनी अमाउंट में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उतनी ही अमाउंट में प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। इसलिए हमें लगता ऐसा है कि रिएक्शन बंद हो गया है, एक्चुअल में रिएक्शन डायनेमिक है। अंडरस्टूड? तो पहला पॉइंट। सेकंड, कैन बी अटेन फ्रॉम बोथ साइड्स। अब ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन करने के लिए पहले मुझे डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन ही लेने होंगे। आप चाहो तो पहले अमोनिया ले लो, तो उसमें से भी ये बन सकता है। कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि पहले यही लेना पड़ेगा तब अमोनिया बनेगा, पहले अमोनिया ले लो तो ये भी बन सकता है। मींस रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन से हो कि बैकवर्ड डायरेक्शन से हो, इक्विलिब्रियम तो एस्टैब्लिश्ड होता ही है। तो कैन बी अटेन फ्रॉम बोथ द साइड। फॉरवर्ड डायरेक्शन से रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हो या फिर बैकवर्ड साइड से भी रिएक्शन आप स्टार्ट कर सकते हो। नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। यदि मैं इसमें कोई कैटालिस्ट लगा दूं, जैसे आप सब जानते हैं कि हेबर प्रोसेस के अंदर आयरन ऑक्साइड एज अ कैटालिस्ट काम करता है। अब यदि मैं यहां पर आयरन ऑक्साइड लगा दूं तो आयरन ऑक्साइड क्या करेगा, आयरन ऑक्साइड रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। कभी भी इतना याद रखना, आयरन ऑक्साइड रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, कभी भी अमाउंट को चेंज नहीं कर सकता। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान के चलो ये 100% है, ये 0% है। आफ्टर सम टाइम ये 60% हो गया, ये 40% हो गया। विदाउट कैटालिस्ट 40%, 60% इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो गया। विद कैटालिस्ट करो तो भी ये 40% ही मिलेगा, ये 60% ही रहेगा। कैटालिस्ट कभी भी याद रखना, कैटालिस्ट कभी भी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट चेंज नहीं करता है। कैटालिस्ट सिर्फ टाइम कम कर लेता है। मींस विदाउट कैटालिस्ट यदि ये काम 1 घंटे में होता था, 1 आवर्स लगता था, तो उसकी जगह अब हो सकता है कि 10 मिनट में काम हो जाए।
समझ में आ रहा है? कैटालिस्ट सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, कभी भी अमाउंट को चेंज नहीं कर सकता। तो विदाउट कैटालिस्ट जितनी अमाउंट में प्रोडक्ट मिलती थी, विद कैटालिस्ट उतनी ही अमाउंट में प्रोडक्ट मिलेगी, सिर्फ टाइम चेंज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम जल्दी से अटेन हो जाएगा। दूसरी चीज, कैटालिस्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है दैट इज पॉजिटिव कैटालिस्ट और दूसरा होता है दैट इज नेगेटिव कैटालिस्ट। दो तरह के कैटालिस्ट होते हैं बेटा, पॉजिटिव कैटालिस्ट एंड नेगेटिव कैटालिस्ट। अब ये क्या है, देखो, पॉजिटिव कैटालिस्ट का मतलब ये है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्रीज लाए, और नेगेटिव कैटालिस्ट का मतलब ये है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन में डिक्रीज कर ले। तो पॉजिटिव कैटालिस्ट वो है जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करे, बढ़ा दे। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है उसको पॉजिटिव कैटालिस्ट, एंड जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है उसे हम लोग नेगेटिव कैटालिस्ट बोलते हैं। दूसरी चीज, कभी भी कैटालिस्ट के आगे कोई स्पेसिफिक लिखा ना हो कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो बाय डिफॉल्ट उसे आपको पॉजिटिव कैटालिस्ट मान लेना है। बाय डिफॉल्ट आपको क्या मानना है, पॉजिटिव कैटालिस्ट। तो यहां पर कैटालिस्ट की बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, अमाउंट में चेंज नहीं करता है। क्लियर? चलिए याद रखना, पॉजिटिव कैटालिस्ट रेट को इंक्रीज करता है, नेगेटिव कैटालिस्ट रेट को डिक्रीज करता है। क्लियर? चलिए, अब मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, कलर, डेंसिटी एक्सेट्रा बिकम कांस्टेंट। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो जाता है तो इस रिएक्शन का टेम्परेचर, इसका प्रेशर, इसका कंसंट्रेशन, कलर, डेंसिटी सब कुछ कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी अमाउंट में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, उतनी ही अमाउंट में यदि प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो जो कलर होगा वो फिक्स हो गया, जो डेंसिटी होगी वो फिक्स हो गई, जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो सब कुछ फिक्स हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर सारी चीजें कैसी हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। याद रखना, मेजरेबल प्रॉपर्टी लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, कलर, डेंसिटी एक्सेट्रा बिकम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम के बारे में बात करें तो दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक होमोजीनियस एंड सेकंड हेटेरोजीनियस। तो पहला है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम किसे बोलते हैं, जिसके अंदर जितने भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट है एज अ रिएक्टेंट, एज अ प्रोडक्ट, जितने भी सब्सटेंस प्रेजेंट है वो सारे सब्सटेंस यदि एक ही स्टेट में अवेलेबल है या एक ही फेज में अवेलेबल है तो हम लोग उसे बोलेंगे वो है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। जैसे कि CH3COO2H5 लिक्विड है, इसे बोलते हैं हम लोग इथाइल एसीटेट। वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आएगी, अभी तो आपको याद रखना होगा इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट वाटर के साथ रिएक्शन करता है तब ये मिलता है हमें एसिटिक एसिड, इसका नेम है एसिटिक एसिड, और इसका नेम है इथेनॉल। ऑर्गेनिक में हम पढ़ेंगे अगेन, बट इथाइल एसीटेट वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल फॉर्म करता है। समझ में आया पॉइंट? देखो, इथाइल एसीटेट वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो दो कंपाउंड बना रहा है, एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल। ये रिएक्शन किस तरह से होता है वो बाद की बात है, उसके अभी समझने की जरूरत नहीं। सिर्फ समझो कि ये लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट, ये एक्वायस स्टेट, ये एक्वायस। एक्वायस एंड लिक्विड कोई अलग स्टेट नहीं है बेटा। यहां पर वाटर एज अ सॉल्वेंट भी काम करता है, एज अ रिएक्टेंट भी काम करता है। वाटर का इथाइल एसीटेट के साथ रिएक्शन भी हुआ है एंड वाटर एज अ सॉल्वेंट भी काम करता है, और सॉल्वेंट की तरह काम करता है, इसीलिए नीचे एक्वायस लिखा है, AQ। एक्वायस का मतलब क्या है? एक्वायस का मतलब होता है एक्वा, एक्वा गार्ड ऐसा लिखते हैं ना घर पे। एक्वा गार्ड आरओ प्लांट जो होता है उस कंपनी का नेम है एक्वा गार्ड। तो एक्वा इट इज अ केमिकल नेम ऑफ वाटर, तो इसीलिए यहां पर एक्वायस लिखा है। ये लिक्विड ही है तो ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, तो
तो सारे कंपोनेंट लिक्विड स्टेट में हैं और इसलिए इसको होमोजेनियस कैटालिस्ट बोलते हैं। दूसरी चीज, ऐसा मत सोचना कि ये दोनों एक्वायस होने चाहिए, ये दोनों लिक्विड। नो, यहां पर लिक्विड, यहां पर लिक्विड, यहां पर लिक्विड, यहां पर एक्वायस, इट इज ओके। यहां पर एक्वायस, यहां पर लिक्विड, यहां पर एक्वायस, एक्वायस, ओके, क्योंकि एक्वायस को भी लिक्विड ही मान लेते हैं, क्योंकि वो भी लिक्विड ही है बेटा, सिर्फ वाटर में डिसॉल्व होके मिला है, बस इतना सा फर्क है। सेकेंड, दैट इज द हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जितने भी कंपोनेंट है इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अंदर वो डिफरेंट स्टेट में होने चाहिए। मींस एक से ज्यादा स्टेट यदि अवेलेबल है, एक से ज्यादा फेज अवेलेबल है, तो उसे क्या बोलते हैं? हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। जिंक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। यहां से एक ऑक्सीजन इस जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कैसा है? सॉलिड, ये गैस, ये सॉलिड, ये गैस। देखो, यदि सिर्फ यहां पर सॉलिड गैस होता और ये दोनों गैस गैस होते तो भी चलता। हमें तो सिर्फ मतलब ये है कि पूरे कंपोनेंट में मिनिमम 2 स्टेट होनी चाहिए, एक से ज्यादा स्टेट अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये सॉलिड और ये गैस, यहां पर से ही पता चल गया कि ये हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम है। तो हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा स्टेट जब अवेलेबल होते हैं तब उसे हम लोग हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्लियर है सबको? तो ये हो गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हमें और एक नई टर्म के बारे में समझना है, पहले आप इसे नोट करिए, फिर मैं वो नई टर्म आपको समझाता हूं। देखो बेटा, अब बात करनी है हम लोगों को एक्टिव मास के बारे में। एक्टिव मास क्या होता है? ये वर्ड एक्चुअल में आज की डेट में यूजफुल ज्यादा उतना नहीं है, क्योंकि इनिशियल टाइम पे केमिस्ट को जब कंसंट्रेशन टर्म नहीं पता थी, उस टाइम पे उन्होंने एक डिफाइन करी टर्म, दैट इज एक्टिव मास। लेकिन वो एक्टिव मास से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें वो समझना बहुत जरूरी होता है। अब मान के चलो आपने 100% कोई सब्सटेंस लिया, लेकिन जो सब्सटेंस आपने लिया है वो 100% का 100% क्या रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा? तो शायद नहीं करेगा। तो उसमें से जितनी अमाउंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी उसका मास जो होगा उसको हम लोग एक्टिव मास बोलेंगे। कहने का मतलब यह है कि ये वो क्वांटिटी है जो टेकन क्वांटिटी में से या गिवन क्वांटिटी में से रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रही है। जो अमाउंट रिएक्टेंट की एक्चुअल में पार्टिसिपेट करेगी, जो गिवन होगी वो कुछ अलग होगी, एंड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी वो अलग होगी। तो जितनी अमाउंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिव मास बोलेंगे। समझ में आई बात? देखो क्या है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विच एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। चाहे जितनी भी अमाउंट गिवन हो, लेकिन वो सारी की सारी अमाउंट रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो गिवन अमाउंट में से जितनी अमाउंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है उसको हम लोग उसका क्या बोलेंगे? एक्टिव मास बोलेंगे। एक एग्जांपल समझाता हूं, शायद बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। ए सॉलिड रिएक्ट विद द 2D गैस एंड गिव अस C गैस। अब ये सॉलिड एंड गैस दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। देखो मैंने यहां पर एक वेसल ड्रॉ किया है, वही वेसल ये है। अब मैंने यहां पर वेसल ड्रॉ किया, उसमें A सॉलिड है, देखो A सॉलिड है एंड B गैसियस है। अब ये B गैसियस A के साथ कांटेक्ट में आएगा, A के साथ रिएक्शन करेगा। मुझे ये बताओ आप लोग कि क्या पूरा का पूरा A यूज हो सकता है? तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सरफेस के ऊपर के A के मॉलिक्यूल जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जो पूरा का पूरा सॉलिड है, सॉलिड क्यूब है, उसके इनसाइड जो A के मॉलिक्यूल होंगे, A के एटम्स होंगे, वो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो हम यहां पर एक चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ध्यान रखना, ओनली सरफेस एरिया कैन पार्टिसिपेट एक्टिवली। सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया ही पार्टिसिपेट करेगा एक्टिवली। ये सरफेस एरिया जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा
एंड यहां से बी के मॉलिक्यूल ए के कांटेक्ट में आएंगे। बी के मॉलिक्यूल तो आ सकते हैं, लेकिन ए की कुछ लिमिटेशन है कि ये सरफेस एरिया ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है, दूसरा एरिया वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब जितना एरिया एक्टिवली पार्टिसिपेट करा उसमें से कुछ सी के मॉलिक्यूल बन गए, तो ये मैंने डार्क व्हाइट कलर बताया है, यहां पर व्हाइट राउंड जो दिख रहे हैं आपको, ये सी है ऐसा मान लो, तो ये आपका सी आ गया। कुछ अमाउंट ऑफ ए अभी भी है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करी, और कुछ अमाउंट बी की बच गई है, कुछ यूज हो गई तो कुछ अमाउंट बी की यहां पर बच गई। यहां पर बी के मॉलिक्यूल या बी के एटम बहुत ज्यादा होंगे, और इसमें से यहां पर कुछ बी के अमाउंट रिमेनिंग भी होंगे जिसने अभी भी ए के साथ कांटेक्ट नहीं किया है। बोलो समझ में आई बात? तो ए का जितना पीस था या जितनी अमाउंट ए की थी, क्या पूरी की पूरी यूज हो गई? नो, सिर्फ एक्टिवली पार्टिसिपेट कर गई कुछ अमाउंट, उसी को उसका क्या बोलेंगे हम? एक्टिव मास बोलेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्टिव क्वांटिटी। समझ में आया? तो गिवन अमाउंट कुछ भी हो सकती है बेटा, लेकिन उसमें से जो अमाउंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है रिएक्शन के अंदर, उसी को हम लोग उसका क्या बोलेंगे? एक्टिव मास बोलेंगे। एक्टिव मास इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इनटू फ्रैक्शन। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, ये अमाउंट ऑफ रिएक्शन, इस अमाउंट ऑफ रिएक्शन का टोटल वैल्यू यहां पर लिखो। मान के चलो ये है 10 ग्राम, तो यहां पर पूरा 10 ग्राम लिखना है, लेकिन ये 10 ग्राम में से कितना फ्रैक्शन यूजफुल हुआ? तो सिर्फ सरफेस का फ्रैक्शन, तो वो फ्रैक्शन अमाउंट यहां पर लिखनी है हमें। समझ में आ रहा है? फ्रैक्शन अमाउंट यहां पर लिखेंगे, तब जाके उसका हमें क्या मिलेगा? एक्टिव मास मिलेगा। एक्टिव मास को हम लोग मोल पर लीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्टिव मास को हम लोग मोल पर लीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके दिमाग में ख्याल आता होगा कि सर मोल पर लीटर है तो फिर मोलारिटी नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हो बेटा। मोल पर लीटर आज की डेट में हम लोग मोलारिटी के नाम से ही उसे जानते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि फ्रैक्शन की वैल्यू 1 ले ली जाए। यहां पर मैंने बोला कि जितना एरिया अवेलेबल है रिएक्शन के लिए, उस फ्रैक्शन को यहां पर लिखना है, लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऐसा बोलता है कि फ्रैक्शन को 1 मान लो, पूरा का पूरा एरिया एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? तो पाउडर फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट विच एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग 100%। यदि मैं इस पीस को बहुत पाउडर में कन्वर्ट कर लूं, छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर लूं, पाउडर फॉर्म कर लूं इस सॉलिड क्यूब का, तो सॉलिड क्यूब को जैसे ही पाउडर में कन्वर्ट किया जाएगा तो हर एक छोटा एटम जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर जाएगा। तो हम लोग यहां पर फ्रैक्शन की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 1। तो पूरा का पूरा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो है वो एक्टिव मास हो सकता है। पूरा का पूरा रिएक्टेंट का मास है वो ही एक्टिव मास हो सकता है, और उसी को फिर मोल पर लीटर में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, एक्टिव मास को लिखने का तरीका है मोल पर लीटर, जिसे हम N/V लिख सकते हैं। यहां पर ध्यान ये रखना है कि ये जो वॉल्यूम है ना वो लीटर में है। स्मॉल n रिप्रेजेंट करता है मोल को, एंड वॉल्यूम जो है वो लीटर में लेना है। एक्टिव मास इज इक्वल टू मोल की जगह ये n की जगह में क्या लिख सकता हूं? वेट अपॉन मोलर मास। ये कैपिटल M मोलारिटी नहीं है, M यहां पर क्या है बेटा? ध्यान रखना, M है यहां पर मोलर मास। M इज अ मोलर मास। तो यहां पर मोलर मास, वॉल्यूम इन लीटर, तो मोल की जगह मैंने लिखा वेट अपॉन मोलर मास। वेट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन ml। तो याद करो, लीटर की जगह ml लिखूं तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये एक्टिव मास का फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, एक्चुअल में ये फॉर्मूला किसका है? मोलारिटी का है। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, ये मोलारिटी का ही फॉर्मूला है। अब यदि मैं आपको 4 डिफरेंट एग्जांपल बताऊं कि भाई मेरे पास सॉलिड है कैल्शियम कार्बोनेट, मेरे पास लिक्विड है अल्कोहल, मेरे पास गैस है हीलियम, एंड मेरे पास एक्वायस सॉल्यूशन है NaCl का। पानी में NaCl को डिसॉल्व करके बनाया गया एक्वायस सॉल्यूशन। इन सब में मुझे एक्टिव मास निकालना है। कैसे निकालूंगा? तो देखो, इसमें मुझे एक्टिव मास निकालना है, तो एक्टिव मास इज इक्वल टू क्या आएगा?
यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट का ये है पीस, तो यहां पर मुझे ये फॉर्मूला का यूज करना होगा, तो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ले लूंगा, जो इस पीस का वेट होगा वो वेट लेना है, फिर मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम किसका लेना है, तो एक तो लीटर में लेना है, लेकिन किसका, तो ये जो क्यूब है ना उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मींस सिर्फ पूरे वेसल का वॉल्यूम नहीं लेना, यहां पर सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट का वॉल्यूम लेना है, लेकिन ये भी किस में, लीटर में। यदि आप इसे ml में लेना चाहते हो तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर लो। समझ में आ रहा है? इसको लीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो मीटर क्यूब तो आपको पता है, लेंथ विड्थ एंड हाइट ले लो, उसको मीटर इंटू मीटर में कैलकुलेट करके मीटर क्यूब निकालो, एंड मीटर क्यूब का लीटर का रिलेशन मैंने पहले चैप्टर में इनिशियली बता दिया, उस तरह से आप लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए, ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का। यदि मैं अल्कोहल की बात करूं तो कैसे निकालेंगे, एक्टिव मास इज इक्वल टू, अब हर बार मैं एक्टिव मास ऐसा वर्ड लिखूंगा नहीं, यहां पर क्या आएगा बेटा बताओ, वेट आएगा, किसका, अल्कोहल का वेट ले लो, अपन क्या लिखूं, मोलर मास ऑफ अल्कोहल, जो अल्कोहल होगा उसका मोलर मास, एंड वॉल्यूम किसका, वेसल का, नो, यहां तक ही अल्कोहल है तो वॉल्यूम अल्कोहल का ही लेना है, और ये भी किसमें, लीटर में। यदि आप चाहो तो ml में ले लो, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर लो। यदि मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या करूंगा, वेट ऑफ हीलियम अपॉन मोलर मास ऑफ हीलियम इंटू वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ वेसल, क्योंकि हीलियम गैस की जब बात आती है तो गैस पूरे वेसल के अंदर फैल जाता है, पूरे वेसल का वॉल्यूम वही गैस का वॉल्यूम कंसीडर करते हैं, तो ये वेसल का वॉल्यूम है, किस में लेना है, लीटर में। और यदि मैं इसकी बात करूं तो इसमें आएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन, सीधी सी बात है बेटा, वेट ऑफ क्या है, सॉल्यूशन अपॉन मोलर मास ऑफ NaCl इंटू वॉल्यूम ऑफ लीटर, वॉल्यूम ऑफ लीटर। समझ में आ रहा है? यहां पर वेट सॉल्यूशन का NaCl का, सॉरी NaCl का सॉल्यूशन है ना, तो सॉल्यूशन का लेकिन NaCl का, तो वेट ऑफ NaCl, मोलर मास ऑफ NaCl, वॉल्यूम ऑफ लीटर। बात समझ आएगी नहीं? तो देखो, वेट अपॉन मोलर मास, तो ये NaCl का मोल हो गया, वॉल्यूम किसका लेना है, सिर्फ सॉल्यूशन का, पूरे वेसल का वॉल्यूम तो सिर्फ गैस में लेंगे, तो वेट ऑफ NaCl, मोलर मास ऑफ NaCl, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यदि ml में लेना है ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर लो। बात समझ आई कि नहीं? अब मैं यहां पर आपको एक सवाल दे रहा हूं, इसका आंसर आपको करना है। सवाल ऐसा है, 7 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन present in 1 liter vessel. Find active mass. एक्टिव मास को फाइंड करो बेटा। चलो, एक यहां पर मैंने आपको सवाल दिया है कि आप खुद कर सकते हो, बहुत आसान है। आपको यह समझना है कि 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कैसा होता है, गैस, किसमें प्रेजेंट है, 1 लीटर वेसल में प्रेजेंट है, तो ये 1 लीटर वेसल ऐसा मान लो, और हीलियम की जगह कंसीडर करो नाइट्रोजन। कितना मास दे रखा है, 7 ग्राम, तो यही फॉर्मूला यूज करना है, सिर्फ वेट ऑफ हीलियम की जगह वेट ऑफ क्या आएगा, डाइनाइट्रोजन। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एक्टिव मास इज इक्वल टू 7, जो मास ऑफ हीलियम की जगह मास ऑफ नाइट्रोजन, अपॉन मोलर मास ऑफ डाइनाइट्रोजन, कितना, 28। नीचे की तरफ क्या आएगा, वेसल का वॉल्यूम कितना, 1, तो ये आएगा 4 टाइम्स 1/4, ये हो जाएगा 0.25। एक्टिव मास इसका 0.25, आप चाहो तो पीछे मोलर लिख सकते हो, मोलर लिख सकते हो। अब मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि हम लोग
जब भी एक्टिव मास के फॉर्मूला को लिखे तो जनरल फॉर्मूला ये यूज करेंगे, लेकिन बेटा मैं यदि ये दोनों को कंबाइन करूं तो वेट अपॉन वॉल्यूम, इसे क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी लिख सकते हैं। वेट अपॉन वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी। तो एक्टिव मास का और एक फॉर्मूला मिल सकता है हमें, एक्टिव मास इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला निकल के आ रहा है? वेट अपॉन वॉल्यूम को बोलेंगे डेंसिटी, और ये है मोलर मास, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? डेंसिटी। डेंसिटी किसमें है? ग्राम पर लीटर में, एंड नीचे क्या है? मोलर मास। दूसरा एक फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? एक्टिव मास इज इक्वल टू, यदि आप ये दोनों को ले लो तो ग्राम बाय एमएल है, तो ये डेंसिटी बट ग्राम पर एमएल में लिया है, तो क्या करना होगा? ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और नीचे क्या आएगा? मोलर मास। समझ में आ रहा है? तो ग्राम पर एमएल इंटू 1000 अपॉन मोलर मास। तो एमएल में है तो ऊपर 1000 आएगा, लीटर में है तो ऊपर से डी रहेगा, डेंसिटी ग्राम पर लीटर बाय मोलर मास। क्लियर है सबको? तो ये एक्टिव मास के और दो फॉर्मूला हो गए अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, जिसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है आगे जाके। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत ही यूजफुल है, आगे कल के लेक्चर से हम देखेंगे, तो इतना बड़ा यूज है इस स्टेटमेंट का कि आपको ऐसा लगेगा कि ये स्टेटमेंट के बिना आगे काम चलेगा ही नहीं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। For pure solid and pure liquid, density is constant. Pure solid and pure liquid की डेंसिटी कैसी होती है बेटा? कांस्टेंट होती है, ऑलवेज कांस्टेंट होती है। एंड सेकेंड पॉइंट, एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, डेंसिटी के बारे में बात कर ली, मैं बात कर रहा हूं एक्टिव मास, वो भी कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। कैसा होगा? कांस्टेंट। और इस वैल्यू को हम लोग यूनिटी ले रहे हैं, दैट इज 1 ले रहे हैं। याद रख लेना इस पॉइंट को। एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड को कांस्टेंट माना जाता है, यूनिटी माना जाता है 1। एक्चुअल में हर बार वो यूनिटी होता नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन में कोई तकलीफ न रहे किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी केमिस्ट को, इसलिए उन्होंने वो वैल्यू को 1 मान लिया है। अब प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड पता कैसे चले? तो देखो, कोई भी रिएक्शन लिखा है उसमें ये सॉलिड लिख के दिया है तो वो प्योर ही है, ऐसा मान लेना है। यदि कोई भी रिएक्शन के अंदर आपको लिक्विड ऐसा लिख के दे, एल लिख के दे दे, तो मान लो कि वो प्योर लिक्विड है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे यहां पर मैं लिखूं कि मेरे पास है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस H2O लिक्विड, तो ये सॉलिड लिखा, ये लिक्विड लिखा, तो सॉलिड जो है वो भी प्योर, लिक्विड है वो भी प्योर। L एंड S लिखा है, दैट मींस वो प्योर ही है, ऐसा मान लो, ऐसा मान ही लेना है आपको। तो ये सॉलिड, ये लिक्विड, ये दोनों के एक्टिव मास को हम क्या मानेंगे? कांस्टेंट, और वो वैल्यू कितनी? यूनिटी। यूनिटी मींस 1 मान लेना है, ऑलवेज 1 मानना है। जब प्योर सॉलिड आए, प्योर लिक्विड आए, तो ऑलवेज याद रखो बेटा, उसके एक्टिव मास को हम लोग ऑलवेज क्या मान के चलेंगे? 1 मान के चलेंगे। यूनिटी उसकी होगी 1, यूनिटी वैल्यू मान लेंगे 1। ओके, अब बात आती है अदर नेम। अदर नेम किसके? एक्टिव मास के डिफरेंट नेम क्या हो सकते हैं? अदर नेम ऑफ एक्टिव मास क्या हो सकते हैं? तो अदर नेम में हम लोग इसको मोलारिटी भी बोलते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कभी कभी कंसंट्रेशन भी बोल दिया जाता है, तो C भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको स्क्वायर ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सारे अदर नेम है एक्टिव मास के। मोलारिटी को कैपिटल M भी लिख लो, मोलारिटी पूरा लिखो, कंसंट्रेशन लिखो, C लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट कर लो, फिर मोल पर लीटर ऐसा लिख के दे दे आपको।
मोल पर लीटर अलग से लिख के दे दे, या फिर आपको लिख के दे दे मोल इनटू लीटर इनवर्स, या फिर आपको लिख के दे दे N/V, या फिर आपको लिख के दे दे एक्टिव कंसंट्रेशन, या फिर आपको लिख के दे दे एक्टिव क्वांटिटी, या फिर लिख के दे दे इफेक्टिव कंसंट्रेशन, ये सारी चीजें एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज एक्टिव मास। मोलारिटी कैपिटल M, कंसंट्रेशन C, स्क्वायर ब्रैकेट मोल पर लीटर, मोल इनटू लीटर इनवर्स, N/V, एक्टिव कंसंट्रेशन, एक्टिव क्वांटिटी, इफेक्टिव कंसंट्रेशन। ये सारे वर्ड आपको एग्जांपल्स के अंदर मिल सकते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना। इसमें से कोई भी वर्ड आए आपको मान लेना है कि ये क्या है, एक्टिव मास है। क्या है, एक्टिव मास। तो अब हम लोग एक्टिव मास वर्ड यूज नहीं करके हम लोग ज्यादातर मोलारिटी वर्ड का यूज करेंगे। वो ही आज की तारीख में तो कंसंट्रेशन यूनिट बहुत सारे हैं, जिसमें से मोलारिटी को हम लोग लिखेंगे एज एक्टिव मास। ओके, तो आज के लेक्चर को यहाँ तक रखते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करें और अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करवाए पॉइंट को। समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, समझ में नहीं आ रहा तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। लेकिन बेटा कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये चैप्टर को समझना है तो अप टू एंड आपको ट्राई करना पड़ेगा। मैंने बोला है कि फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर साथ में ही याद करोगे तो याद होगा, वरना प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ओके बेटा, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, गॉड ब्लेस।